कि अंग्रेजों को, ऐसे देखिए अंग्रेज क्या है कि यहाँ पे स्पेसीज के तौर पे ज्यादा ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन, जो बाल्कनाइजेशन आप यूरोपियन कंट्री का पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि पूरे ह्यूमैनिटी का जो है बंटवारा चल रहा है। पूरे ह्यूमैनिटी का बंटवारा क्या है, चार्टर एक्ट 1813 में पढ़ेंगे, देखेंगे कि पूरे ह्यूमैनिटी का बंटवारा इस बेसिस पे किया गया कि तुम किस स्पेसीज के, हम ये स्कॉटन्स हैं तो ये ब्रिटिशर्स हैं, ये आयरलैंड, तो ये इस आधार पे हंगेरियन एम्पायर है तो इस आधार पे, स्पेसीज के आधार पे पूरे यूरोप का बाल्कनाइजेशन हुआ। लगभग वही कॉन्सेप्ट पूरे सभी जगह का है कि कोई लैंग्वेज के बेस पे, कोई स्पेसीज बेस पे अपना बंटवारा कर लेता है, कंट्री फॉर्म कर लेता है। तो ये देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1813 के तौर पे उन्होंने ये किया कि स्पेसीज, अंग्रेज लोग क्या है इंडिया से एकदम अलग है, कल्चर रूप में अलग है, लैंग्वेज में रूप अलग है। सबसे पहला तो फैक्ट है ये लुक लाइक, रंग भेद का इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अब ये कहा जाए कि ये तो अब हम किसी भी प्रकार से इनको एक कर ही नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने किया कि अगर ये आदमी का एनालाइज किया कि मनुष्य कहां से कमजोर होता है, तो उन्होंने सबसे पहले एनालाइज किया कि धर्म बेसिस पे कमजोर होता है। तो उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरी को, जैसे ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने, इसका सबसे पहला मेन पॉइंट होता है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट नहीं, पूरी फैसिलिटी, पूरी सुविधाएं दी जाती थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दिया गया। अब ये धर्म प्रचार करने का छूट का मतलब होता है कि जो जहां रिलीजियस रहेगा आदमी, सभी जगह विरोध करता है, रिलीजन के नाम पे एक हो जाता है। देखेंगे हमारा कितना कास्टलिज्म है, लेकिन रिलीजन, हिंदुइज्म या मुस्लिमिज्म, ये सारी चीजें हैं, उसके बेसिस पे क्या हो जाते हैं लोग बहुत ज्यादा पावर वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके क्या है कि इन्होंने मिशनरीज को, ईसाई मिशनरीज को भेज दिया कि अगर जितने भी कॉन्सेप्ट बनाएंगे, कि जितना भी ईसाई बनाते जाएंगे उसमें क्या होगा, रिलीजियसली हम लोग एक हो जाएंगे। तो ये नहीं रहेगा कि भारत छोड़ो वाला कॉन्सेप्ट, इस तरीके का नहीं रहेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं हमसे पहले अफ्रीका में वहां पे सब चीज स्टेब्लिश हो चुका है। बिकॉज ऑफ गांधी जी 3 जनवरी 1915 को यहाँ आए हैं, इसके पहले वहां पे वो चीज वो स्टेब्लिश करके आए हैं, डोमिनियन स्टेट। वो उन्हें देखते हैं कि वहां पे गोरे और काले दोनों लोग हैं, एबी डिविलियर्स और रबाडा दोनों प्लेयर्स वही हैं, एक काले को, लेकिन कंट्री मूल निवासी कौन है, यही है। तो ये क्या क्या है कि ये ईसाई मिशनरीज इस तरीके से आपको आपस में बांट, क्लोज कर रहे हैं। अब ये ईसाई मिशनरी जितने भी पॉपुलेशन आप इसी के तहत आप देखेंगे कि उन्होंने किया कि जो ब्रिटिश कर्मचारी, ब्रिटिश मूल के कर्मचारी हैं, उनको प्रोत्साहन दिया कि जो व्यक्ति क्या करेगा, ब्रिटिश भारतीय महिलाओं से मैरिज करेगा, है ना, इनसे विवाह करेगा, इस तरीके का सिस्टम बनाया कि उसको प्रोन्नति, प्रमोशन मिल जाएगा बिना वर्किंग स्किल देखे ही। तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से इंडिया को एकदम क्लोज कर दिया जाए इस बेसिस पे, रिलीजन, धर्म संबंधी, कि वो हमारा किसी प्रकार से विरोध कर ही न पाए। क्योंकि और सारी चीजें तो हमारे पूरा क्रॉस फैक्टर है, टिक फैक्टर कोई है ही नहीं। तो इस क्रॉस फैक्टर को मिटाए कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने का छूट दे दिया गया 1913 में, 1813 सॉरी 1813 में। इसकी दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने किया क्या कि देखा कि जो कंपनी हमारी, जो भारत सरकार है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरे इंडिया के कॉलोनियों में ये क्या कर रही है, ये देख रहे हैं पूरा भारत, ये पूरे भारत में क्या है कि ये जो चाइना है, ये चाइना वाला फैक्टर है आपके यहाँ। चाइना को इन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश है, जो पूरी कंपनी अपना ऑर्गेनाइज किया, सभी जगह लगाया है कंपनी, ब्रिटिश जो कंपनी लगाया है, ब्रिटिश भी क्या करे कि ये कंपनी लगाया है, ये कंपनियों से जो टैक्सेस के रूप में ले रहा है, मालूम, जैसे मान लीजिए इस रीजन से, अब इस रीजन से नील की खेती वगैरह करता है। आपको पता है कि अभी भी इंडिया का सबसे ज्यादा जो चाय है, चाय का उत्पादकता बहुत बढ़िया है,
तो ये हमारा जहां पे अभी आज के डेट में भी देखेंगे कि इंडिया का सबसे ज्यादा बिजनेस के रूप में चाइना था, चीन। आपका चीन से इंडिया का सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। हालांकि प्रेजेंट में अमेरिका ने लॉकडाउन के बिफोर ये क्रैक कर दिया था रिकॉर्ड कि ज्यादातर हमारा समझ प्रमुख आयातक देश बन गया था कौन, हम लोग ज्यादातर एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को। 2 साल पहले ही रिकॉर्ड तोड़ा था ये, लेकिन हालांकि मूल रूप से देखा जाता है तो चीन, ये हालांकि डोकलाम विवाद के बाद ऐसा हुआ कि ये चीन क्या हुआ कि चीन ने भारत के साथ सारा व्यापार होता था, तो उन्होंने क्या ब्रिटिश को ये अधिकार दिया 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कि आप चीन को कोई भी सामान, चीन को अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। कोई भी थिंग्स हो, या वो नील की खेती के द्वारा नील हो, या तो चाय हो, या मसाले हो, ये एक्सेप्शनल चाय, मसाले, सूती वस्त्र, आपके चाय, मसाले, सूती वस्त्र, नील, जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर आप चीन को बेचते हैं तो हम टैक्स क्या करेंगे, नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, इस पर टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अदर कंट्रियों को आप कुछ भी बेचे एक्सेप्ट टू चाय, ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट टू चाय, चाय को छोड़कर विभिन्न विश्व के किसी भी कंट्री को आप कुछ भी बेच रहे हैं तो समझिए उस पर टैक्स लगेगा। तो इन्होंने क्या किया कि चाय और चीन पे, चीन को जो भी एक्सपेक्ट करिए कोई टैक्स नहीं लगना है, और दूसरी चीज चाय, चाय पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बेचिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदर जो मटेरियल है जैसे मसाले हो गया, सूती वस्त्र हो गया, नील हो गया, ये विश्व में कहीं भी बेचेंगे उसको टैक्स लगेगा एक्सेप्ट टू चीन, चीन को छोड़ दो। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक्सेप्ट टू चीन, ये 1813 के तहत ये मूल बात रहेगी। और ईसाई मिशनरियों को क्या किया गया, धर्म प्रचार करने की छूट दी गई। ये दो मेन मेजर पॉइंट है इसके तहत। ज्यादातर क्वेश्चन ये ईसाई मिशनरियों को कब ये प्रचार करने की छूट दिया गया, और कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त करते हुए चाय और चीन पर ही अधिकार बना रहा, इस चीज का 1813 के तहत क्वेश्चन आता है। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट में हम देखेंगे कि 1833 का चार्टर एक्ट जो है आपका, का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट में हम देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट में पहली पॉइंट में देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ क्या कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले इन्होंने एक ईसाई, जो सबसे पहले देखेंगे ईसाई मिशनरियों के बारे में, जो उन्होंने कहा था धर्म प्रचार करने की छूट, तो उन्होंने अब दूसरी बार क्या किया कि बिना अनुमति पत्र के, बिना अनुमति पत्र के भारत में रहने, व्यापार करने, निवास की अनुमति। तो बिना अनुमति पत्र के ही भारत में व्यापार करने, निवास करने की अनुमति मिल गई उनको। अब ये सारी चीज मिला बिना अनुमति पत्र के ही भारत में रहने, तो ये इस प्रकार से हो गया कि एक ब्रिटिशरों को ये सुनहरा मौका मिला। जैसे बिना अनुमति पत्र के कॉन्सेप्ट यहाँ आज के तो वर्तमान के वीजा से लगा सकते हैं कि जैसे वीजा आज के बनवाने में कितना कठिनाई होता है, किसी किसी कंट्री अगर जैसे हैंड टू हैंड जो डायरेक्ट सिचुएशन से आपके नहीं जुड़े हैं कंट्रियां, उनमें वीजा बनाना बहुत ही कठिन है। जो आपके जो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप के फ्रेंडशिप में आते हैं वहां वीजा बनवाना थोड़ा सा आसान है। तो बिना अनुमति पत्र के भारत में व्यापार करने, रहने, निवास करने की अनुमति मिलेगी। दूसरा काम इन्होंने किया, जो चीन पे जो एकाधिकार दिया था, चीन और चाय पे एकाधिकार दिया था, कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार समाप्त। कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार क्या किया गया, समाप्त कर दिया।
कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार मतलब चाय और चीन पे जो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत मिला था, 1835 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। अब ये इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, देखो कंपनी का एकाधिकार। अब ये जब कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार इस पे समाप्त कर दिया गया तो मतलब सारा टैक्सेशन का जिम्मा किस पे चला गया, आपका ब्रिटिशर्स क्राउन के अधीन टैक्सेशन चला गया। अब उतारेगा कौन, कर्मचारी कौन रहेगा, कंपनी ही रहेगी। कर्मचारी कौन रहेगा, कंपनी ही रहेगी। कंपनी के कर्मचारी उतारेगी, कंपनी ढाक पे अपने गवर्नर जनरल, सारा डिस्ट्रीब्यूशन उसी ढंग से रहेगा। लेकिन टैक्सेशन का मामला सारा चला जाएगा कहाँ, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। अब वो ब्रिटिश संसद से वहां पे टैक्स बढ़ेगा घटेगा तो सारा डिसीजन यहाँ उसके अकॉर्डिंग होगा। तो कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया चीन और चार सारी चीजों पे, और जो भी अब यहाँ पे उगाही होगा वो दिया जाएगा। आपने बोस्टन टी पार्टी का नाम सुना होगा। बोस्टन टी पार्टी में कोई पार्टी वगैरह नहीं हुई थी, जो वहां पे था वो जो नाव अमेरिका की तरफ लेके जा रहे थे ये लोग, इन्होंने क्या करना था कि किसी कहीं भी चाय उगाओगे, पहले वो चाय पहले ब्रिटेन आएगी, ब्रिटेन में कलेक्ट होगा, फिर वहां से हम पूरे विश्व को बेचेंगे। तो फ्रांस की कॉलोनियां वगैरह अमेरिका में बेचते थे कि यहाँ से ले जाके वहां पे नाव पे, और उन्होंने पूरी नाव पलट दी चाय की, वही बोस्टन टी पार्टी और कुछ नहीं। तो इसमें क्या है, वही इस तरीके के काम से संपूर्ण कंपनी के अधिकार को, चाय हो चाहे जो भी चीजें हो, उन चीजों को खत्म कर दिया गया। अच्छा ये चीज हो गया। तो आप इसमें एक चीज और देखेंगे कि उन्होंने जब ये हटा दिया तो अब ये कंपनी का जो कर्मचारी है, कर्मचारियों को लुभाने के लिए, जो भारतीय मूल है ज्यादातर उनको, भारतीय मूल को लुभाने के लिए इन्होंने अपने यहाँ तीसरी पॉइंट क्या बनाई, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत तीसरी पॉइंट कि कर्म धर्म धर्म मूलवंश जाति लिंग भेद महिला पुरुष अर्थात तथा धर्म मूलवंश जाति लिंग भेद तथा जन्म स्थान रंग भेद के आधार पर कंपनी के किसी पद जिसके वह योग्य है, कंपनी के किसी पद जिसके वह योग्य है वो पद दिया जाएगा। मतलब इन्होंने कहा कि कंपनी के जिस पद के आप योग्य हैं, धर्म मूलवंश जाति लिंग जन्म स्थान रंग भेद के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। तो ये था, ये 1833 के चार्टर एक्ट में था। अच्छा इन्होंने ये सारी चीजें करने के साथ साथ आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तो बना ही दिया है, कंपनी का संपूर्ण एकाधिकार ब्रिटिश के हाथ में कर दिया। अब ये सारी चीजें होने के बाद इन्होंने किया क्या कि जब ये सारी चीजें हो गई तो उन्होंने एक, जो आप पढ़ते थे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को इन्होंने सेंट्रलाइज किया कि एक ऐसा बनाए जैसे हमारे यहाँ कैपिटल है ब्रिटेन है उसका लंदन, ये सारी चीजें कैपिटल है, हर जगह का कैपिटल है, इसलिए ब्रिटिश कॉलोनियों का एक कैपिटल होना चाहिए। तो पूरे भारत का एक कैपिटल इन्होंने बनाया कि पूरे भारत के कैपिटल निर्माण में सबसे पहले इन्होंने किया क्या कि पूरे भारत के कैपिटल के निर्माण में तो पूरे भारत के कैपिटल के निर्माण में उन्होंने कलकत्ता को सेंट्रलाइज किया। कोलकाता को सेंट्रलाइज करते हुए संपूर्ण भारत के कॉलोनियों को, संपूर्ण भारत के कॉलोनियों को एक सेंट्रलाइज रूप देना चालू कर दिया। ये पूरा भारत जो है इसको सेंट्रलाइज करना इन्होंने चालू किया। सेंट्रलाइज करने के क्रम में इन्होंने सबसे पहले कलकत्ता को क्या, जो गवर्नर जनरल है, पहले सबसे पहले गवर्निंग बॉडी को चेंज किया इन्होंने। गवर्निंग बॉडी को चेंज करते हुए 1833 के चार्टर एक्ट में जो कलकत्ता का गवर्नर था उसको पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का है, जो संपूर्ण भारत के, इट मीन सबसे पहले पॉइंट पे जाएगी संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो 1833 के चार्टर एक्ट में ये 3-4 प्रावधान थे। सबसे पहला क्या था कि ब्रिटिश बिना अनुमति पत्र के धर्म प्रचार करने की नहीं, रहने आने खाने बसने में ये सारी चीजों की छूट मिल गई थी। अब पूरे एकदम इस तरीके से कवर कर लेना इंडिया को। दूसरी चीज क्या हुई हमारी कि इनको जो कंपनी को एक अधिकार था संपूर्ण रूप से समाप्त करके टैक्सेशन चला गया उनके हाथ में। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि कंपनी के किसी पर ये भारतीयों और ब्रिटिशर्स से कोई विरोध नहीं किया जाएगा, इवन महिला पुरुष से भी विभेद नहीं किया जाएगा। तो वो सारी चीजें दिया। और ये बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ब्रिटिश इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये प्रथम गवर्नर जनरल आपके पूरे संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो 1833 में यही कॉन्सेप्ट था मोस्टली। इसके बाद हम चलेंगे कि 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट में आप देखेंगे कि ये हर चार्टर एक्ट आपको 10 साल पे, हर चार्टर एक्ट जितने भी चार्टर एक्ट आपको 10 साल पे मिले, 5 साल पे मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यह है कि उन्होंने स्टैब्लिश किया कि हर 10-10 साल पे आपका चार्टर एक्ट बनाते जाएंगे। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है आपका 1853 का जो चार्टर एक्ट है, 1853 के चार्टर एक्ट में ये सबसे पहली बार ये परिषदीय ढंग से स्टार्ट किया गया। मतलब गवर्नर जनरल का जो परिषद था वो 6 सदस्य बना दिया गया कि 6 सदस्यों के लिए कि गवर्नर जनरल क्या करेगा, काम करेगा एक परिषदीय ढंग से। उसमें वोटिंग का सिस्टम होगा, कुछ लोग एग्री करेंगे किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, कोई लोग डिसएग्री करेंगे किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो इसके तहत इसने चार्टर एक्ट 1853 में किया कि गवर्नर जनरल के जो पद थे उसमें क्या किया कि उसको परिषदीय ढंग से बना दिया गया सबसे पहली बार। इसमें सिविल का जो है, सिविल सेवा का जो है वो बिगिनिंग हुआ 1853 के चार्टर एक्ट में। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि सिविल सेवा के शुरुआत करना बिना किसी विभेद पे, ये बहुत ही बड़ी बात थी इंडिया में। नेक्स्ट क्या थी आपके 1857 के बाद आ जाता है 1858 का। अब ये चार्टर एक्ट आपका समाप्त हो जाता है। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत देखेंगे कि क्या हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 में सबसे पहली बात कि आपको 1857 में क्रांति हो गई। 1857 में क्रांति हो जाने के बाद आप समझते हैं कि जो सेना होती है आज के डेट में, वर्तमान में देखेंगे कि भारत सरकार को कोई भी चीज अगर बनवाना है, नहीं मानते जनता, इम्प्लास जैसे कानून बन गया, विधि के शासन से कानून बन गया, तो कानून उसी दिन लागू नहीं होता है जिस दिन सरकार चाहे उस दिन लागू होता है। कानून अगर जनता के बहुत अच्छा पक्ष में है तो जनता उसका सपोर्ट करती है और उसका किसी प्रकार का अपोज नहीं करती। लेकिन क्या होता है कि अगर जनता को वो चीज उस टैक्सेशन के रूप में जैसे जीएसटी वगैरह हो जाए तो व्यापारी अपना गुट बना के आंदोलन करने लगेंगे। तो ये उसके प्रति ये जो भारत शासन अधिनियम है, उन्होंने सेना, तो जब आंदोलन करेंगे तो उनको मनवाने के लिए या उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? सेना का। तो सरकार का सबसे पावरफुल और रूलिंग का सबसे हेल्पर कौन नेचर होता है? सेना का फैक्टर। तो सेना जब विद्रोह कर दिया ब्रिटिश की, तो सेना जब विद्रोह कर दिया 1857 में, तो ब्रिटिश कहीं के नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ये कंपनी के चक्कर में तो पूरी ब्रिटिश कॉलोनी क्या होगी, हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति को दबाने के बाद जितने थे सबको सजा फांसी वगैरह देने के बाद उन्होंने क्या कि हालांकि आप पढ़ते 1857 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के, अगर कभी मोस्टली पेपर में देता है तो भारत शासन ने 1857 की क्रांति खत्म करने के बाद 1858 बन गया। आप देखेंगे इलाहाबाद में एक अल्फ्रेड पार्क है जो आजादी का पार्क है, आजाद पार्क भी था, उसका अल्फ्रेड पार्क भी नाम पे, इसमें कंपनी गार्डन वहां के स्थानीय निवासी कहते हैं। उसमें जाएंगे तो एक व्हाइट कलर का चबूतरा बना हुआ है। तो वहां पे जो ये वहां पे खड़ा होकर महारानी के संदेशों को पढ़ रहा था कि लॉर्ड कैनिंग की ये क्या है कि आपके पूरे संपूर्ण भारत को
संपूर्ण भारत को कोई विभेद नहीं, जो 1853 में कहा था वही उस चीजें वहां पे भी चबूतरे पे खड़ा होकर कहा कि अब किसी भी भारतीय से विभेद नहीं किया जाएगा, आप लोग किसी कंपनी वंपनी के अनुशासन में नहीं है, आप सीधे किसके अनुशासन में चले गए, ब्रिटिश क्राउन के अधीन, मतलब ब्रिटिश ताज के अधीन। इट मींस आप जब भी आपका जो भी सिस्टम बनेगा वो क्या होगा, ब्रिटेन से बनेगा। तो ये क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1858 में ब्रिटेन से सारी चीजें होनी, ज्यादा तो कुछ खास नहीं है, रूलिंग का सिस्टम वही रहा। इसमें जो गवर्नर, अच्छा भारतीयों को गुमराह करने के लिए कि अब भाई जैसे ब्रिटिश में चला गया है तो नया क्या होगा, तो नए के तौर पे उन्होंने दिखाने के लिए जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम और पोस्ट बदल के, पावर सब वही है, हमने देखा पावर के तौर पे वायसराय बिटवीन द गवर्नर जनरल के पावर में देखेंगे कोई डिफरेंस नहीं लगा। इवन आप क्वेश्चन को और मॉडरेट होकर आगे हुए देखते चलेंगे तो हमने कई बार ये क्वेश्चन पाया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जब आपने 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया तो स्वतंत्र भारत 1947 में गवर्नर जनरल कहा है, आपको तो सीधे कहना चाहिए ओनली वायसराय, गवर्नर जनरल कभी नहीं कहना चाहिए। लेकिन प्रश्न कई बार देता है कि भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, या फिर ये जैसे सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के ये भारतीय प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो इस तरीके का ये सिस्टम या वायसराय, तो इस तरीके का पूछता है, दोनों गवर्नर जनरल वायसराय दोनों कर देता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना, बस इससे ये क्लू निकलता है कि इन्होंने जो वायसराय नाम रखा था वो भारतीयों को गुमराह करने के लिए रखा था। तो इन्हें सबसे पहले जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया। गवर्नर जनरल का जो है नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने ये वायसराय का पद संभाला। ये 1858 का ये शासन था, जो पूरा ये 1858 से पूरा भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। तो नेक्स्ट है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861। अब देखिए भारत को परिषदों का निर्माण करके चलाया जाना है और परिषद को डेवलप करके आगे बढ़ाना है, ठीक है। मतलब परिषदों का निर्माण की जो आज की विधानसभा है, विधानमंडल, हालांकि जब परिषद बना था तो एक ही सदनीय बना था, सभी जो प्रांत थे उसके उस सभी प्रांतों में एक एक सदन बना था, वो भी कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं निर्माण करते थे। अक्सर जो पहले पुरानी चीज थी वैसे, जैसे आप देखेंगे हमने पढ़ा आपको 1773 में जब आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया तो वो सुप्रीम कोर्ट किसी सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाया गया था, वो फोर्ट विलियम कॉलेज था, उसी में ट्रायल के रूप में स्टार्ट कर दिया गया और वहां से वो डेवलप होते हुआ। तो जब आएंगे सत्ताइए, और वो किसको हटाया था, मयूर कोर्ट एक होता था सबसे पहले, कि जो कोर्टों का सिस्टम बनाया था मयूर कोर्ट को हटा के एक संघीय कोर्ट के रूप में वो बनाया गया था 1774 में। अब ये जो 1861 के चार्टर एक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको परिषद अधिनियम के तहत परिषदों का निर्माण बताया जाएगा और बंबई, मद्रास, कलकत्ता ये 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए और ये इस तरीके से बताया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।